छठा क्लास है। छठा क्लास के पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, चैप्टर 5 है। छठा एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, पेज नंबर 1 है। पृथ्वी के पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल चैप्टर 5 है। छठा क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी भूगोल। पहले पृथ्वी देखें। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। एकमात्र ऐसा ग्रह है कि पृथ्वी पर जीवन है। कारण क्यों जीवन है पृथ्वी पर? कारण यही है कि जीवन के लिए सभी आवश्यकता तो यहाँ पर शामिल है। जैसे भूमि चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, हवा चाहिए सांस लेने के, जल चाहिए पानी पीने के लिए। तो भूमि, हवा, जल है, इसलिए पृथ्वी पर एकमात्र, पृथ्वी पर तीनों है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी के सतह पर देखिएगा, पृथ्वी ही है ना, पृथ्वी के एकदम सतह पर देखिएगा, सतह पर एकदम ऊपर है ना, उस सतह पर पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट घटक आपस में मिलते हैं न। 3 महत्वपूर्ण पर्यावरण के आपस में घटक मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के सतह पर पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं। तो हाँ, 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं। वही तीनों महत्वपूर्ण घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और तीनों महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो एक हो गया परिमंडल, एक हो गया भूमंडल, दूसरा होगा वायुमंडल, तीसरा हो गया जलमंडल। ये तीनों पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है तीनों। पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग जो रहता है और वही ठोस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग रहता है, ठोस भाग, यही ठोस भाग पृथ्वी के है, यही पृथ्वी के ठोस भाग है, यही ठोस भाग पर हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी को चारों ओर गैस के आवरण या चारों ओर गैस के परत से घिरा है पृथ्वी को, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल है से पृथ्वी के चारों ओर से गैस के परत से घेरले है, गैस के परत से घेरले है, उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से गैस का आवरण घेरले है, इसलिए वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कौन कौन गैस है? O2 ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, CO2 लगता है कि कितना होता है देख लीजिएगा। नाइट्रोजन तो 78 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिएगा 0.0 कुछ है, 0.3 का आता है, देख लीजिएगा। और दूसरी गैस भी पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस पाया जाता है। पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़ा भाग पर है ना जल भी पाया जाता है। और पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्था होता है, सभी अवस्था जैसे बर्फ, जल, वाष्प। जलमंडल में जल की सभी अवस्था, जैसे जल के पहली अवस्था बर्फ है, पिघलेगा तो जल, फिर वाष्प, फिर वह जल वाष्प से जल, फिर बर्फ बन जाएगा। यही जल की सभी अवस्था पाया जाता है जलमंडल में। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र होता है। हवा, स्थल, पानी तीनों का जो एक सीमित क्षेत्र आ जाता है कॉमन होकर के, वही कॉमन एरिया, हवा, स्थल, पानी के कॉमन एरिया को बोलते हैं जीवमंडल। एक सीमित क्षेत्र है। स्थल, हवा, जल, स्थल, हवा, जल बने पानी एक साथ मिलते हैं, यहाँ एक साथ मिलते हैं, उसे जीवमंडल का। जीवमंडल पर सभी प्रकार के जीवन मिलते हैं। क्या? कि हवा मिलेगा, स्थल मिलेगा, पानी मिलेगा। जब मिलेगा स्थल, भूमि, जब तीनों मिलेगा, भूमि, हवा, जल मिल गया तो जीवन बन जाएगा पृथ्वी पर होगा। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जीने के लिए भूमि, हवा, जल मिलता है। पृथ्वी के सतह पर 3 प्रकार के महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं। कौन है? भूमंडल। जो पृथ्वी के ठोस भाग पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। दूसरा हो गया वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर घेरल है गैस के आवरण से, उसे वायुमंडल कहते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया जलमंडल।
पृथ्वी के बड़े बड़े भाग पर जल पाया जाता है वह जलमंडल का। जलमंडल के सभी अवस्था बर्फ, ठोस, जल, द्रव, जलवाष्प, गैस तीनों अवस्था पर रहता है जलमंडल में। जीवमंडल हवा, स्थल, पानी के कॉमन स्थल को जीवमंडल कहते हैं। यह सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र है स्थल, हवा, जल के एक साथ मिलते हैं, वही कॉमन एरिया को कहते हैं जीवमंडल। यहाँ पर सभी प्रकार का जीवन मिल जाता है जीवमंडल में। पृथ्वी के ठोस भाग जो है ऊपर ऊपर है। पृथ्वी के सतह, पृथ्वी के ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। हवा, स्थल, पानी कॉमन स्थल को जीवमंडल कहते हैं। हो गया। ग्रीक भाषा में देखा जाए, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या होता है? लिथास का अर्थ पत्थर। लिथास पत्थर, थ लगा तो था, लिथास पत्थर। एटमास, एटमास माने एटमॉस्फेयर, एटमास वाष्प, एटमास वाष्प, वाष्प। ह्यूडर, ह्यूडर, ह्यूडर माने जल, ही माने ह्यूडर, आदमी डरता को जैसे जल से डरता है, इसलिए ह्यूडर हो गया जल। बायोगैस, बायोस, 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 बायोस जीवन। बायो माने जीवन होता है, तो बायो माने जीवन, ये बायोस माने जीवन हो गया। लिथास पत्थर, एटमास वाष्प, ह्यूडर जल, बायोस, बायोस जीवन। पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। यही भूमंडल यहाँ है, भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। भूमंडल जो है भूपरपट्टी के, भूपरपट्टी माने भूमंडल जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है, भूपरपट्टी ठोस भाग है पृथ्वी का, भूमंडल है। यही भूपरपट्टी पर चट्टान मिट्टी के बना होते, यही भूपरपट्टी है। यही भूपरपट्टी जो है ना, यही भूपरपट्टी है। इसे चट्टान मिट्टी की पतली परत से बनल है। चट्टान है इस पर और मिट्टी की पतली परत से बनल है। भूमंडल जो है भूपरपट्टी की चट्टान मिट्टी की पतली परत से बनल है। चट्टान मिट्टी के पतली परत से बनल है भूपरपट्टी। भूपरपट्टी के चट्टान मिट्टी के पतली परत से बनल है भूमंडल। भूमंडल में या यही चट्टान मिट्टी में जो भी कहिए जीवों के लिए पोषक तत्व पाया जाता है। चट्टान मिट्टी में या भूमंडल, चट्टान मिट्टी कहाँ है तो भूमंडल है। भूमंडल को हो या चट्टान मिट्टी को, इसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाया जाता है। पृथ्वी, भूमंडल देखे, भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को कहते हैं भूमंडल। भूपरपट्टी के चट्टान मिट्टी की पतली परत से बनल है। इसमें जीव के लिए पोषक तत्व पाया जाता है। पृथ्वी के सतह के दो भागों में बटा है। पृथ्वी की जो सतह दो भाग, पृथ्वी जो सतह है दो भाग बांटते हैं। एक महाद्वीप सतह, महाद्वीप जो बड़े असल भूभाग होता है, बड़ा बड़ा असल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। एक दूसरा हो गया महासागरीय बेसिन, दूसरा हो गया महासागरीय बेसिन जो बड़े बड़े जलाशय को रखता है। महाद्वीप हो गया बड़े, पहला हो गया दो भाग में। महाद्वीप बड़े स्थल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। विश्व के सभी असल भाग देखिएगा एक दूसरे से नहीं जुड़ल है। विश्व के सभी असल भाग एक दूसरे से जुड़ल है जी? नहीं जुड़ल है। कहाँ जुड़ल है? ये जुड़ल है? नहीं जुड़ल है। तो विश्व के सभी असल भाग एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, लेकिन महासागर बेसिन जो है, जो बड़े जलाशय को कहते हैं, बड़े बड़े जलाशय को कहते हैं महासागर बेसिन। ये जो है विश्व के सभी महासागर, जितना महासागर है, चाहे प्रशांत है या अटलांटिक महासागर है, सब आपस में एक दूसरे से जुड़ल है, फिक्स है। चित्र 5.1 देख लीजिए। महासागर जो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर है ना, दक्षिणी महासागर जितना है सब एक दूसरे से जुड़ल है। देखिए इससे जुड़ल है, इससे जुड़ल है,
एक जुड़ल है, सब एक दूसरे से जुड़ल है। तो पृथ्वी के सतह के दो भाग है, महाद्वीप महासागर। महाद्वीप बड़े बड़े स्थल भूभाग को कहते हैं। महाद्वीप विश्व के सभी स्थल एक दूसरे से नहीं जुड़ल है। महासागर बेसिन बड़े जलाशय को कहते हैं। विश्व के सभी महासागर, जितना महासागर है, सब एक दूसरे से जुड़ल है। समुद्री जल का तल, समुद्री जल का तल जो है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जो जल है, चाहे यहाँ रहे ऊंचाई, यहाँ रहे तल, यहाँ तल, सभी जगह पानी का तल बराबर रहता है। इसलिए किसी भी स्थल की ऊंचाई यही समुद्री तल की ऊंचाई से मापते हैं। वही समुद्री जल का तल सभी जगह समान होती है। यही समुद्री जल का तल से स्थल की ऊंचाई मापते हैं। किसका? स्थल जो स्थल की ऊंचाई मापते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल का तल सभी जगह समान है, इसलिए स्थल की ऊंचाई वैसे मापते हैं। समुद्री जल का तल की ऊंचाई 0 डिग्री मानते हैं। यही 0 डिग्री से समुद्री जल के तल की ऊंचाई 0 डिग्री है, यहीं से स्थल की ऊंचाई मापते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र जल से ऊंचाई इसका है 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल पड़ता है। और विश्व का सबसे गहरा भाग, गहरा में पूछ रहा है, मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर पड़ता है ना। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में जो मैरियाना गर्त है 1122 मीटर गहरा है। ये विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई देखा जाए 11,022 मीटर है। तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट 8848, सबसे गहरा हो गया मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में 11,022। दोनों में सबसे ऊंचाई सबसे गहराई में अंतर कितना है? अंतर हो गया 21,174, यानी कि 2000 मीटर की लगभग या 2200 मीटर की अंतर है ऊंचाई और गहराई में। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर ऊंचाई है समुद्र से। यही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? ये विश्व का नहीं लगल है, बस लगल है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहला व्यक्ति 29 मई 1953 में चढ़े थे। 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के था। इंडिया के व्यक्ति कहेगा एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के था। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति क्या कहता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाले, कदम की बात है, कदम रखने वाले विश्व के हैं। विश्व के प्रथम महिला का नाम पूछेगा जुको ताबे। जैसे जुको ताबे और जैसे जापान के थे। ये भी मई में थी, 16 मई 1975। 1953 में है। 53 के बाद लगभग 22 बरस बाद 16 मई 1975 को यही कहेगा विश्व कदम रखने वाली विश्व की प्रथम महिला तो जुको ताबे जापान के 16 मई 1975 को। लेकिन कदम रखने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली भारत के प्रथम महिला कहा जाता, विश्व की तो प्रथम महिला जुको ताबे जापान के थी 16 मई 1975 को। भारत के प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल ने पार कर दिया माउंट एवरेस्ट को 23 मई 1984 को। 75 में 9 बरस बाद 84 में चढ़ गए थे बछेंद्री पाल 23 मई को। सब मई 29 मई 1953, 16 मई 1975, 22 बरस बाद
और 9 बरस बाद 23 मई 1984। यहाँ सवाल बनेगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया की थी। कदम रखने वाला विश्व के प्रथम महिला जोको ताबे जापान के, ये भी 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को। फिर 9 बरस बाद भारत के प्रथम महिला बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को, 9 बरस बाद। अब देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप की संख्या टोटल 7 हो गया पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या 7 है। 7 महाद्वीप जो है एक दूसरे से अलग है। विस्तृत जलाशय द्वारा महाद्वीप विस्तृत जलाशय द्वारा एक दूसरे से अलग है। 7 महाद्वीप देख रहे हैं ना, विस्तृत जलाशय द्वारा। ये वाला जलाशय अंटार्कटिका जलाशय है, ये इसको अलग करता है, उसी तरह से इसको अलग करता है। 7 महाद्वीप में पहला एशिया महाद्वीप, यहाँ से यहाँ तक एशिया महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप, फिर हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रिया, ये यूरेशिया का है, ओशनिया का है। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, ओका से बड़ा, दक्षिण अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीप की संख्या 7 है पृथ्वी पर। विस्तृत महाद्वीप विस्तृत जलाशय के द्वारा एक दूसरे से 7 महाद्वीप अलग है। 7 महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका देखें, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका देखें, अंटार्कटिका भी आता है बोलिए, अंटार्कटिका महाद्वीप ये रहा। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका है। एशिया महाद्वीप देखें, असल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है ना। पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो विषुवत रेखा है, असल का आधा से बेसी भाग तो उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिण गोलार्ध में तो इतना ही तो है, खाली एक ही है बस। और दक्षिण गोलार्ध में पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया है। तो इसलिए असल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। असल ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, देख रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखने में लग रहा है एशिया, बाकी सब छोटा है कैसे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप बराबर है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल जितना है, उसका 1/3 भाग फैला है एशिया महाद्वीप। पूरे पृथ्वी के जितना क्षेत्रफल है ना, उसका 1/3 भाग एशिया अकेले है। एशिया महाद्वीप बराबर है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला एशिया महाद्वीप। पूरी गोलार्ध में है एशिया। देख रहे एशिया विषुवत रेखा का पूरी गोलार्ध में है, पूरी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए एशिया महाद्वीप तो एशिया है पूरी गोलार्ध में, इधर पूरी गोलार्ध है, इधर पड़ता है एशिया महाद्वीप। कर्क रेखा गुजरती है एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। ये जो है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा है। 3.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 3.5 डिग्री कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजर रहा है ना। एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत है, तिब्बत का पठार है, कर्क रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत यूरोप से अलग करता है। एशिया महाद्वीप है पूरा, यहाँ से यहाँ तक एशिया महाद्वीप है। जगह पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत का काम है यूरोप और एशिया को अलग करना। यूरोप और एशिया को अलग कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत।
देखिए एशिया है, ये है यूरोप है ना। यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है, पूरा एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। एशिया यूरोप एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत है। एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग है। यूरोप के यहाँ से आता है एशिया भाग है, एशिया का यहाँ से आता भाग है, और दोनों कॉमन जो क्षेत्र है इसी को यूरेशिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल उसका 1/3 भाग है। पूरी गोलार्ध में पूरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा हो जाती है। यूराल पर्वत एशिया यूरोप को अलग करता है। एशिया यूरोप के काम भाग और एशिया के भाग जो कॉमन है उसको यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया यूरोप एशिया के कॉमन भाग है यूरेशिया। एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत है जो दोनों को अलग करता है। एशिया यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। एशिया का पश्चिम में यूराल पर्वत है और यूरोप के पूर्व में यूराल पर्वत है। दोनों का कॉमन भाग एशिया के यहाँ तक एरिया है, दोनों कॉमन भाग हो गया यूरेशिया कहलाता है। यहाँ पे यूरेशिया में बहुत पक्षी जाड़े दिन में यहाँ पानी पीनाते हैं, जाड़े गर्मी जो भी होगा। अब चलते यूरोप। एशिया के पूर्व में यूरोप है और पूर्व में यूराल पर्वत ही था। यही यूराल पर्वत है, दोनों के बीच में अलग करता है। यूरोप में देखे आल्पस पर्वत है, आल्पस पर्वत यूरोप में है। और यूरोप के दक्षिण में और पश्चिम में देखे भूमध्य सागर है। यूरोप में आर्कटिक वृत्त भी गुजरता है यूरोप से। चलते यूरोप देखते यूरोप जो है, यूरोप है जो एशिया का पश्चिम में देख लिया। यूरोप है जो एशिया का पश्चिम यूरोप है। यूरोप में आल्पस पर्वत है, एशिया से बहुत छोटा है। एशिया से तो बहुत छोटा ही है। एशिया से बहुत छोटा है और यूरोप के पश्चिम में है। एशिया के पश्चिम में पड़ता है। अभी देखें, एशिया का पश्चिम में है यूरोप। एशिया है, एशिया के पश्चिम में है। यूरोप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। अभी देखें, यूरोप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। आर्कटिक वृत्त महासागर जो भी कहिए, आर्कटिक वृत्त गुजरती है। यूरोप 3 तरफ जल से घिरा है। यूरोप 3 तरफ जल से, ऊपर भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल। ऊपर आर्कटिक महासागर है तो आर्कटिक वृत्त भी यही है। इधर भी अटलांटिक महासागर है, इधर भूमध्य सागर से घिरल है। 3 तरफ से घिरल है। वही यूरोप जो है 3 तरफ जल से घिरा है। क्या कहता है यूरोप में आल्पस पर्वत है, एशिया से बहुत छोटा है। एशिया के पश्चिम में भी है। यूरोप से आर्कटिक वृत्त गुजरती है और ऊपर में आर्कटिक महासागर भी है। 3 तरफ जल से घिरा है। देख लिए यूरोप। अब चलते हैं अफ्रीका। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला स्थान पर एशिया है और दूसरा स्थान पर अफ्रीका है और तीसरा स्थान पर उत्तरी अमेरिका है ना। विश्व का तीसरा, पहला महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका सबसे बड़ा, फिर तीसरा ये है एशिया ही है। उत्तरी अमेरिका सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। देखिए एटलस लोग खोले हैं फाइल। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, तब अफ्रीका, तब उत्तरी अमेरिका है। तो अफ्रीका है विश्व का दूसरा देखे बड़ा महाद्वीप है। पहला सब एशिया, तीसरा उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका से विषुवत वृत्त
जो 0 डिग्री अक्षांश है लगभग मध्य से बीच से गुजरती है। अफ्रीका से जो है 0 डिग्री ये वाला 0 डिग्री है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। देखिए कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी, मकर रेखा, कर्क मकर विषुवत तीनों गुजरता है, लेकिन विषुवत लगभग बीच गुजरता है, पूरा तरह से तो लगभग बीच गुजरता है विषुवत रेखा। अफ्रीका से विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री अक्षांश लगभग मध्य से बीच से गुजरती है, लगभग बीच से गुजरती है विषुवत रेखा, और कर्क रेखा भी तीनों, मकर रेखा भी गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, बहुत बड़ा भाग देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में है, बहुत ज्यादा भाग नीचे के ऊपर, तो ऊपर ज्यादा है उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका से कर्क रेखा 23 डिग्री, मकर रेखा 23 डिग्री साउथ में है, विषुवत रेखा 0 तीनों रेखा गुजरती है, और विषुवत बीच से गुजरती है। यही अफ्रीका के बारे में देख रहे हैं। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अफ्रीका महादेश है, यहाँ एटलस पर्वत यही है अफ्रीका में, और सहारा मरुस्थल यही है जो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल यही है। नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो सहारा रेगिस्तान यही है जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान मानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान सहारा। तो गर्म होगा तो पिघलेगा तो क्या, तो सहारा की जरूरत होता है। अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र महासागर से घिरा है, समुद्र से महासागर से घिरल है। तो चारों तरफ से समुद्र महासागर से घिरल है, एक का मतलब कि हो गया द्वीपीय महाद्वीप हो गया जी। समुद्र महासागर 2 हो गया तो द्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया जो खुद चारों तरफ देख रहे हैं, इधर अटलांटिक महासागर है, फिर समुद्र है, इधर भूमध्य सागर समुद्र हो गया, हिंद महासागर है ना, चारों तरफ से घेरल है महासागर समुद्र से। ऑस्ट्रेलिया भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से महासागर समुद्र से घिरल है। तो ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप होता है, अफ्रीका भी होना चाहिए। अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र महासागर से घिरल है। अफ्रीका से नील नदी गुजरती है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और चौड़ी गुजरती है अमेजन जो दक्षिणी अमेरिका में है। तो क्या देखें अफ्रीका में विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका से विषुवत वृत्त बीच गुजरती है, 0 डिग्री बीच से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में देखें, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। अफ्रीका से कर्क मकर विषुवत तीनों की रेखा गुजरती है, और विषुवत बीच गुजरती है। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, यही सहारा जो गर्म है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना जाता है सहारा को। अफ्रीका से चारों तरफ से समुद्र महासागर से घिरल है। अफ्रीका इसलिए द्वीपीय महाद्वीप भी बोल सकते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका से नील नदी गुजरती है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी हो गया। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं ना, उत्तरी अमेरिका पहला महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 फिर 6। तो उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका फाइल तो बड़ा करते हैं। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत गुजरती है। अल्पेशियन पर्वत यही है, और रॉकी पर्वत भी उत्तरी अमेरिका में है, और है अल्पेशियन और रॉकी दोनों है
उत्तरी, लेकिन एंडीज कहेगा तो दक्षिण अमेरिका में था एंडीज। एंडीज कहेगा, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में रॉकी और अल्पेशियन पर्वत है, अल्पेशियन। लेकिन अल्पस एटलस कहेगा तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में, अफ्रीका में है। तो उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, अल्पेशियन पर्वत है रॉकी और अल्पेशियन देखे। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, पहला एशिया देखे, दूसरा अफ्रीका देखे। दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ता है ना, दक्षिण अमेरिका से एक संकरा स्थल से जुड़ा है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है ना, ये दोनों संकरा स्थल है, पानी नहीं है, स्थल है। यही स्थल जो है पनामा स्थल जल संधि या स्थल जल संधि कहते हैं इसको। पनामा स्थल जल संधि है ये, पनामा स्थल जल संधि है ये, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में अलग है। पनामा जल नहीं है, स्थल तो स्थल संधि मानना है, जल संधि गलत होगा, पनामा स्थल संधि कहते हैं। और सवाल उठ रहा है कि स्थल किसे कहते हैं? स्थल संधि जब दो स्थलों का एक संकर भाग होता है। स्थल संधि जो है ना, स्थल है लेकिन संकरा स्थल है, बहुत पतला स्थल है। दो बड़े स्थल, जो बड़े पतला स्थल होता है उसको जोड़ता है, उसको स्थल संधि कहते हैं। स्थल का एक संकरा माने पतला भाग होता है, दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ता है। पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका जो है पूरी तरह से उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में है, उत्तर में भी है और पश्चिम गोलार्ध में है। देखिए उत्तरी अमेरिका जो है पूरा नाम है, उत्तर में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में है, और यह है दक्षिणी पश्चिम में, साउथ। देख रहे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों का पतला स्थल संधि है, इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो पनामा स्थल संधि किसको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अलग करता है। तो उत्तरी अमेरिका देखें, रॉकी पर्वत, अल्पस पर्वत है, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ता है, यही संकरा स्थल को पनामा स्थल संधि कहते हैं, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। ये पूरी तरह से उत्तरी पश्चिम गोलार्ध में है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है उत्तरी अमेरिका। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है, दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ता भी है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। देख लेते हैं पूरा आधा से नीचे है तो दक्षिण गोलार्ध में है, और वो भी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के पूर्व पश्चिम में दो महासागर है। पूर्व में आपको देखिए अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ये दक्षिण अमेरिका है जो दक्षिण गोलार्ध में है पूरी तरह से। पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, दो महासागर है, यही दो है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है ना। एंडीज पर्वत जो है विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यही एंडीज है, देख लिया, यहाँ से लेकर के एकदम उत्तर से लेकर के सीधे दक्षिण तक हो गया। एंडीज पर्वतमाला जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उत्तर से साउथ में, उत्तर से लेकर साउथ तक है। अमेजन नदी यहीं है। अमेजन नदी भी है दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी है विश्व का सबसे बड़ी नदी, चौड़ी नदी कही है। अमेजन नदी भी यहीं है, विश्व का सबसे चौड़ी और बड़ी नदी है। और नील नदी जो है, नील नदी अफ्रीका में नील नदी है, जो लंबी है अफ्रीका में, चौड़ी हो गया दक्षिणी अमेरिका में।
चौड़ी होकर दक्षिण अमेरिका में है। क्या कहता है दक्षिण अमेरिका में अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है। पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, 2 महासागर है। अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है या पर्वतमाला कहिए, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैलल है। अमेजन नदी है, विश्व का सबसे बड़ी नदी, चौड़ी नदी है, अमेजन है। ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, इससे छोटा कोई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया देखिएगा पूरा विश्व का, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का फाइल खोलिए। ग्रैंड सैंड डेजर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सब ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये भी ग्रेट है लेकिन सैंडी था। डिवाइडिंग रेंज है, रेंज, ये डेजर्ट था। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है ना, भी पूरी तरह से पूरा दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, पूरा दक्षिण गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में है, तो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। चारों तरफ से महासागर समुद्र है। अफ्रीका का जगत घेरा, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। चारों तरफ से समुद्र महासागर है, इसलिए इसे समुद्र महासागर के कारण वो द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका के चारों तरफ समुद्र महासागर था, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ समुद्र महासागर है, इसलिए दोनों द्वीपीय हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व रेखा के एकदम दक्षिण में है और दक्षिण गोलार्ध में है, और इसे महासागर और समुद्र चारों तरफ घेरल है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है, चारों तरफ से महासागर समुद्र से घिरल है। अफ्रीका जगत, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एक होता है जल संधि, एक होता है जल संधि। क्या होता है? आसल संधि समझ गए ना, आसल का एक संकर भाग होता है, तो जल संधि भी है कि पानी का संकर भाग होता है, पानी का संकर भाग होता है। आसल में है से 2 बड़े स्थल को जोड़ता है, 2 बड़े स्थलीय को भाग को जोड़ता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के। उसी तरह से जल संधि है से ये भी 2 आसल नहीं, 2 जल है तो 2 बड़ी जल राशि को जोड़ेगा, समुद्र महासागर को जोड़ेगा, समुद्र महासागर को जोड़ेगा। वो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को जोड़ रहा था समुद्र महासागर के। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि का नाम है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, पाक जल डबरू मध्य या जल संधि से जोड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यह बहुत बड़ा महाद्वीप है ना, बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण गोलार्ध में है। अफ्रीका जो अमेरिका जो कुछ देखिए, अंटार्कटिका, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में, ठीक ना। और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका दक्षिण गोलार्ध, ये तो पूरा तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण गोलार्ध में है। अंटार्कटिका के मध्य बीच में दक्षिण ध्रुव है। अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण गोलार्ध में है। अंटार्कटिका का मध्य बीच में देखिएगा दक्षिण ध्रुव स्थित है, और दक्षिण ध्रुव स्थित है इसलिए बीच में दक्षिण ध्रुव है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है। अंटार्कटिका के बीच बीच देखिएगा तो दक्षिण ध्रुव है। अंटार्कटिका के बीच में दक्षिण ध्रुव है, एकदम बीच में दक्षिण ध्रुव है ना। जो ये जो पृथ्वी है एक दक्षिण ध्रुव यहाँ है ना, अंटार्कटिका एकदम बीच बीच है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये बीच में दक्षिण ध्रुव है। ये
इस दक्षिण ध्रुव में है, दक्षिण ध्रुव में है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव में है, मोटी बर्फ से ढका है, इसलिए श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। मोटी बर्फ से ढकल है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। श्वेत महाद्वीप है, उजला है तो श्वेत महाद्वीप क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोटी बर्फ है, मोटी बर्फ से ढका है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवासी नहीं है, अस्थायी रूप से मानव निवासी नहीं है। इसमें बहुत देश के शोध केंद्र है, शोध होता है, परमाणु परीक्षण होता है। जैसे भारत, अंटार्कटिका में भारत का भी शोध केंद्र है। भारत का शोध केंद्र का नाम है मैत्री और भारती। मैत्री और भारती, भारत का तो भारती और मैत्री हो गया। क्या कहते हैं, अंटार्कटिका में बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण गोलार्ध में है। अंटार्कटिका के बीच में दक्षिण ध्रुव है, इसलिए अंटार्कटिका खुद दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ता है अंटार्कटिका। मोटी बर्फ से ढका है, इसलिए श्वेत महाद्वीप कहते हैं। किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवासी नहीं है। बहुत देशों के शोध केंद्र है। जैसे भारत के भी शोध केंद्र है, मैत्री और भारती, मैत्री भारती अंटार्कटिका में है। यहाँ शोध केंद्र खाली होकर करता है। जलमंडल क्या है? जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि 71% जल है, 29% पर स्थल है। ये पूरा जल है, सब भरल है। जल में भी 2.5% जल 71% है ना, 71 का भी 97.5% जल महासागर से है। ये समझिए कि 71 का हो गया। ये भी 71 का हो जाएगा। ये भी 71 का है। 71% जल है, 71 का 97.5% जल महासागर में है, और 71 का 2.5% जल अलवनीय जल है। अलवनीय जल इतना ही है जो मीठा जल है। 2.5% का भी कुछ भाग नदी तालाब में मिल जाता है। माने 0.1% से भी कम हम लोग पानी का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। जलमंडल पृथ्वी नीला ग्रह है, 71% जल है, 29% स्थल है। 71 के भी 97.5% महासागर है। 71 का 2.5% अलवनीय जल, मीठा जल है। 71 जल का 97.5 कहो या 97 कहो, प्रतिशत सभी अधिक, 97% अधिक ना हो, 97.5 97% से अधिक महासागर में जल है। जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल जितना है 71% जल, उसका पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल यानी कि 71% का 97% महासागर में है। ये भी 97% जो महासागर में है वो खारा है, इसलिए मानव इसका प्रयोग नहीं करता है। इसका मानव प्रयोग नहीं करता है ना। 29% स्थल है, जिसका बहुत बड़ा भाग बर्फ पर है। स्थल नहीं जी, इसका घेर इसका है ना। 71% का बहुत बड़ा भाग बर्फ के रूप में है, हिमनदी में है, भूमिगत जल है, यानी कि 2.5% का भाग भूमिगत जल जमीन के अंदर है। जल का बहुत कम भाग हम लोग अलवनीय है, जो मानव इसका प्रयोग करता है। इसलिए नीले ग्रह में रहने पर भी पानी की कमी महसूस करते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप रहता है। सभी रूप में मतलब कि जलमंडल में सभी रूप रहता है। सभी रूपों में महासागर 97.5% और 97.95 के भी 97.5% है। किसका? 71 का 97.5% महासागर हो गया। नदी, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल का वाष्प, जलवाष्प सब जलमंडल में आता है। क्या कहते हैं हम लोग? जलमंडल पृथ्वी नीला ग्रह है, क्योंकि 71% जल है, 29% स्थल है, इसलिए नीला ग्रह देखता है। 71 का 97.5 महासागर है, और 71 का 2.5% अलवनीय जल, मीठा जल है।
2.5% में भी बहुत बड़ा भाग बर्फ के परत हिमनद भूमिगत जल के रूप में मिलता है। और शेष पानी जो बचा, जल का बहुत कम भाग हम लोग अलोनी जल है जो मानव प्रयोग करता है, इसलिए नीले ग्रह में रहने पर भी पानी की कमी महसूस होता है। जलमंडल में महासागर 97% है, 71 का 97, नदी, झील, हिमनद, भूमिगत जल भी है, वायुमंडल की जलवाष्प भी रहता है जलमंडल में। देखिए, कर्क रेखा है, एशिया महादेश से गुजर रहा है। एशिया में भी भारत से भी गुजरता है, ऐसे होते हुए फिर अफ्रीका से होते हुए उत्तरी अमेरिका से होते हुए निकल जाता है। तो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरता है कर्क रेखा, 3 को, 1 2 3। मकर रेखा गुजरता है आपको ऑस्ट्रेलिया के बाद अफ्रीका के बाद दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों, अमेरिका और अफ्रीका दोनों। उत्तरी अमेरिका से कर्क और दक्षिण अमेरिका से मकर। अब विषुवत रेखा जो है सीधे प्रशांत महासागर से होते हुए, देखिए विषुवत रेखा से है, एशिया से भी गुजर रहा है विषुवत रेखा। एशिया के बाद एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका के बाद दक्षिण अमेरिका भी, अफ्रीका तीनों से 1 2 3 तीनों से गुजरता है। एशिया महादेश में तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत का पठार, हिमालय का पठार सब आता है एशिया में। टोटल 5 महासागर है। 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उससे बड़ा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर इधर है, इसलिए सबसे बड़ा हो गया, 2 तरफ है। पीछे से एक तरफ दिखा देगा। अटलांटिक महासागर एस जैसा है ना। प्रशांत महासागर जो है पूरे पृथ्वी का 1/3 जैसे एशिया भी था, पूरे पृथ्वी 1/3। और प्रशांत महासागर भी पूरे पृथ्वी का 1/3 है। एशिया और प्रशांत महासागर दोनों पृथ्वी का 1/3 है। प्रशांत महासागर हो गया सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक हो गया एस आकार, अंग्रेजी के एक्स आकार जैसा है। फिर हिंद महासागर आ जाएगा तीसरा पर, सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर का सब छोटा हो जाएगा। दक्षिणी महासागर से छोटा, तो जाने रहेगा आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर तो 5 महासागर हो गए। 1 प्रशांत बड़ा में, एक छोटा अटलांटिक, 1 छोटा अटलांटिक, 2 3 हिंद महासागर, फिर 4 दक्षिणी महासागर, 5 आर्कटिक। दक्षिणी महासागर जो है इसको ये चारों ओर से अटलांटिक महासागर को घेर ले है। दक्षिणी महासागर किसको चारों ओर घेर ले है, तो अंटार्कटिका के महाद्वीप को घेर ले है। हिंद महासागर जो है थोड़ा सा देखिएगा तो त्रिभुजाकार जैसे बोलता है, त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर थोड़ा गोल हो जाता है, गोल पीछे से गोल है पूरा। चलिए महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। जलमंडल पीछे पड़ चुके हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। अब महासागर जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। जितना महासागर है पांचों है ना, सब एक दूसरे से जुड़ा है सब। महासागर का जो जल है, जल हमेशा गतिशील रहता है। इसमें 3 गति आता है, 3 महत्वपूर्ण गति होता है। क्यों? हमेशा गतिशील है तो 3 गति, तरंग, ज्वार, भाटा।
तरंग ज्वार भाटा होता है महासागर में। महासागर की संख्या 5 है। पहले महासागर जल मंडल का मुख्य भाग है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा है, हमेशा गतिशील होता है पानी, और गतिशील होने का 3 गति होता है, तरंग ज्वार भाटा। महासागर की संख्या 5 है। 5 में बड़ा से छोटा के क्रम से देखा जाए, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक ये आकार जैसा है, हिंद दक्षिणी महासागर, दक्षिणी आर्कटिक महासागर है जो सबसे ऊपर है दक्षिण ध्रुव पर। आर्कटिक महासागर जो है सबसे ऊपर दक्षिण ध्रुव पर है। तो पहले हम लोग प्रशांत महासागर देखते हैं। प्रशांत महासागर क्या है? यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से चारों, प्रशांत महासागर के चारों ओर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से घिराल है। सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी का 1/3 भाग है। इसमें मैरियाना गर्त है जो पूरे विश्व का सबसे गहरा भाग है। मैरियाना गर्त जिसकी 1122 मीटर गहरा है। लगभग गोलाकार है प्रशांत महासागर, लगभग गोलाकार होता है। इसके चारों ओर एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी भी दक्षिणी अमेरिका है। प्रशांत महासागर के चारों ओर देखिएगा, प्रशांत महासागर के उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका भी है, और प्रशांत महासागर के एशिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर और एशिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया भी है। तो चारों ओर देख ले, चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। तो क्या कहते हैं हम लोग, प्रशांत महासागर के चारों ओर देखा जाए, एशिया भी आता है इसमें, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी का 1/3 भाग है। मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा भाग यही है। लगभग वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार है, लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यही प्रशांत महासागर में। मैरियाना गर्त जो है एशिया महाद्वीप है ना जी, इसमें देखिए मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त 1122 मीटर है। माइक्रोनेशिया। अटलांटिक महासागर सबसे दूसरी बड़ी महासागर है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारा पर उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिम में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम में दक्षिणी अमेरिका है। दूसरा बड़ा महाद्वीप है, अंग्रेजी के एस जैसा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, और इधर में हो गया यूरोप और अफ्रीका है। इधर यूरोप हो गया, यू से यूरोप समझिए, इधर से एफ से अफ्रीका समझिए, है ना। तो ये अटलांटिक है, अटलांटिक उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर देख लीजिए, अटलांटिक महासागर है नहीं, पूरा एस जैसा है। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, और यूरोप पश्चिम तरफ हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और पूर्व तरफ हो जाएगा एस, यूरोप और अफ्रीका। देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका था, यूरोप, अफ्रीका है एस के, यानी कि अटलांटिक महासागर के किनारे। पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और पूर्व किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा तंदुरित है, अनियमित है। अनियमित, तंदुरित मतलब कि काटा छाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए तंदुरित है, मतलब कि काटा छटल ज्यादा है ना। बेलाफास्ट और डबलिन यही है, बेलाफास्ट, डबलिन। मैंने अटलांटिक महासागर के तटरेखा तंदुरित है, अनियमित है तटरेखा, इसलिए तंदुरित अनियमित होने के कारण प्राकृतिक पोताश्रय या पतन बंदरगाह के लिए आदर्श है, इसलिए बंदरगाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और सबसे व्यस्त भी है ये, क्यों? यहाँ का आदमी यहाँ का आदमी यहाँ होते रहता है। तो प्राकृतिक पोताश्रय पतन हेतु के लिए आदर्श है अटलांटिक महासागर। सबसे व्यस्त महासागर है व्यापार के लिए सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक है। तो अटलांटिक का देखें, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अंग्रेजी के एस जैसा है ना। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पश्चिम में, यूरोप और अफ्रीका पूर्व में है। इसका तटरेखा तंदुरित है, अनियमित है, कटा छटा है,
इसलिए यहाँ पर बंदरगाह है ज़्यादा, इसलिए व्यस्त, सबसे व्यस्त महासागर व्यापारी के लिए जाना जाता है अटलांटिक महासागर। अगला है हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में देखेगा एशिया और पश्चिम में देखेगा ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर देखेगा उत्तर में एशिया महादेश, और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और पूरब में अफ्रीका भी आ जाएगा। हिंद महासागर देखे एशिया उत्तर में है, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और इधर अफ्रीका। हिंद महासागर के पश्चिम में देखे, पश्चिम में अफ्रीका है। हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, पहला ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर पड़ा वो भी भारत के नाम पर पड़ा, हिंद महासागर। लगभग त्रिभुजाकार है ये हिंद महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ घेरले है, इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तरफ है। दक्षिणी महासागर जो है ये जो है पूरा ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, श्वेत महाद्वीप कहते इसको चारों तरफ से घेर के रख ले कौन, दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिक महासागर के उत्तर में है दक्षिणी महासागर और 60 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश पर है। दक्षिणी महासागर देखे अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ घेर ले था, उत्तर की ओर दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर किससे उत्तर की ओर है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर देखा जाए, आर्कटिक महासागर ये देखिए यहाँ पर है, आर्कटिक महासागर यहाँ पर है जो उत्तरी ध्रुव पर है आर्कटिक महासागर, इसलिए उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। उत्तरी ध्रुव यहाँ एक चारों ओर आर्कटिक महासागर है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। उत्तरी ध्रुव होने के कारण यही चले उत्तरी ध्रुव को घेर ले चारों ओर, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैल रहे हैं। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैलल है ना आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को एक जल संधि जोड़ता है, दोनों को जल संधि जोड़ रहा है बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ने वाला जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। देखिए आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ने वाले का जल संधि नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग ये पूरा आर्कटिक महासागर यहाँ से तक है ना। आर्कटिक महासागर तो देखिए यहाँ बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि है, प्रशांत महासागर को अब आर्कटिक महासागर को जोड़ता है बेरिंग जल संधि। देख लिया आर्कटिक महासागर क्या देखे, आर्कटिक महासागर में उत्तरी ध्रुव में स्थित है, इसलिए उत्तरी ध्रुव को घेर ले है। प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर के जोड़ता है बेरिंग जल संधि, वो भी छिछले जल के संकरे भाग से। छिछला जल का संकरा भाग यही बेरिंग जल संधि। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट यूरेशिया से घिरा है। उत्तरी अमेरिका में रहेगा उत्तरी तट मिलेगा, उत्तरी तट और यूरेशिया है, यूरेशिया से घिरल है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरल है, से घिरा है आर्कटिक महासागर। मंडल, वायुमंडल, पीछे वायुमंडल देख ली है। पृथ्वी के चारों ओर गैस की जो परत से घिरल है वायुमंडल का, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का परत है वही पतली परत है गैस का, इसी को वायुमंडल कहते हैं। वायु की पतली परत है वायुमंडल का है, वायु है तो वायु की पतली परत है। पृथ्वी का महत्वपूर्ण भाग, पृथ्वी का अटूट भाग है वायुमंडल। वायुमंडल से वायु मिलता है, यही वायु मिलता है, इसी से हम लोग सांस लेते हैं। सांस वायुमंडल जो है सूर्य के कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरण आती है उसी से बचाता है ना। सूर्य के है ना प्रकाश आती है
इसी को सब प्रकाश वापस कर देता है, पराबैंगनी किरण को वापस कर देता है, ठीक ना। पराबैंगनी किरण को वापस चल जाता आता है, चल जाता है, पराबैंगनी किरण को वापस करता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर पराबैंगनी नहीं आता है, जिससे हम लोग सुरक्षा है। वायुमंडल सूर्य के कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरण को वापस भेज देता है, जिससे हम लोग बच जाते हैं। पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है, पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है वायुमंडल, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घिरे गैस के जो परत है उसी को वायुमंडल कहते हैं। परत को, यह वायु की पतली परत है। पृथ्वी का महत्वपूर्ण भाग अटूट भाग है, वायु की पतली परत है। पृथ्वी का महत्वपूर्ण भाग अटूट भाग है वायुमंडल। वायुमंडल से वायु मिलता है जिसे सांस लेते हैं। सूर्य के कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाता है। पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है। 5 परत है वायुमंडल के, 5 परत होता है। घटक, तापमान, अन्य आधार पर। घटक, तापमान, अन्य आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल के 5 परत है। 5 परत है कौन कौन? 1, 2, 3, 4, 5 परत है जो 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। 5वें परत देखा जाए, पृथ्वी के ऊपर 6 मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और 5वां बहिर्मंडल। क्षोभ के बाद समताप के बाद ऊपर सम हो गया। मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। 6 मंडल है। 6 मंडल में आंधी तूफान सब आता है। समताप मंडल में नहीं आता है, इसलिए यहीं हवा जहाज उड़ता है। फिर मध्य मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। 6 मंडल, समताप मंडल, क्षोभ, समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। चित्र देख लिए, 5.4 देख लिए। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है वायुमंडल। यही ऑक्सीजन 21 और नाइट्रोजन 78, दोनों मिला दीजिएगा 21, 78, 99%। यही 2 गैस से बना वायुमंडल। यही साफ और शुद्ध हवा का 99% भाग है। नाइट्रोजन देखा जाए, नाइट्रोजन अलग कीजिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है। यही ऑक्सीजन 21 है तो सांस लेने में, और नाइट्रोजन 78% है जो ये प्राणियों की वृद्धि करने, प्राणी माने जीव, जब मानव, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी हो सकता है, प्राणी की वृद्धि में आता है, प्रयोग होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होता है सांस लेने में। CO2 भी गैस होता है और आर्गन में होता है। अब मेन रूप से ही 2 गैस रहता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है वायुमंडल में मेन रूप से गैस। CO2 आर्गन और CO2 दोनों मिला दिया जाता है 1%, है ना। आखिरी गैस में सबसे ज्यादा आर्गन होता है। CO2 बहुत कम मात्रा में है वायुमंडल में, है ना। 0.033% कुछ देता है, देख लीजिएगा, बहुत कम मात्रा में है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। पृथ्वी क्या करता है? ऊष्मा छोड़ता है। यहीं पर CO2 का परत रहता है, ऊष्मा को सोख लेता है, जिससे न दिन ज्यादा, न गर्मी, न रात होता है, न ज्यादा गर्मी न ठंडा होता है। CO2 बहुत कम है, पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए पृथ्वी गर्म रहती है, पृथ्वी को गर्म रखा रहता है। पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक है। CO2 का है, पौधा लेता है सांस के रूप में इस प्रकाश संश्लेषण में, इसलिए पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है CO2। वायुमंडल के घनत्व में अंतर होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। हवा ऊपर कमेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। कह रहा है वायुमंडल के घनत्व में अंतर आता है। कब आता है? ऊंचाई के साथ। जैसे से ऊंचा जाएगा वैसे से घनत्व कमता जाता है। समुद्र तल पर सबसे अधिक घनत्व होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु घटती है। वायु घटेगा तो इसलिए घनत्व भी घट जाएगा। हवा घटेगा तो घनत्व घटबे करेगा, क्योंकि वजन कम करेगा तो घनत्व कम हो जाएगा। जैसे ऊपर जाते हैं हवा घटेगा तो घनत्व कमता जाएगा। नहीं कि समुद्र पर सबसे अधिक घनत्व
फिर कम से ऊपर जाएगा तो सबसे कम घनत्व है वायुमंडल का। इसलिए पहाड़ों पर पर्वतारोही जो रहता है वो हवा के घनत्व में, पहाड़ पर जब पर्वतारोही चढ़ता है तो हवा के घनत्व में कमी आ जाता है ऊपर पहाड़ पर, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होता है पर्वतारोही को। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, ऑक्सीजन से भर के सिलेंडर ले लेता है और लेकर के ऊपर ले जाता है, सांस लेने में आराम हो जाता है। जैसे ऊपर जाने पर ताप घटता है, जैसे ऊपर जाने पर ताप घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दाब डालता है। वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर दाब डालता है वायुमंडल। यही दाब अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में तो दाब कम वायु दाब होता है जी। वायु है उच्च दाब से निकल कर हवा निम्न दाब की ओर चलता है, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलता है हवा। पवन क्या है, पवन गतिशील, जब हवा गतिशील होता है, गतिशील हवा को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कुछ नहीं है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले गैस के परत को हवा कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु की पतली परत होता है। पृथ्वी का महत्वपूर्ण भाग, अटूट भाग है वायुमंडल से हवा मिलते हैं, इसलिए सांस लेते हैं। सूर्य के कुछ हानिकारक पर्यावरणीय किरणों से बचाता है। पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 5 परत है। घटक तापमान अन्य आधार पर वायुमंडल का 5 परत। पृथ्वी की सतह से शुरू होता है 5 परत। पृथ्वी के सतह से शुरू होता है 5 परत। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ पृथ्वी से सतह से क्षोभ, समताप के बाद मध्य ऐसे मध्य बीच में है, इधर से 1 2, उधर से बीच में 1 2, इधर से बीच में मध्य का आयन, तब बहिर्मंडल। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है 99% दोनों मिलकर बना है मध्य वायुमंडल, जो साफ शुष्क हवा का 99% भाग है दोनों। नाइट्रोजन 78% जो प्राणी के वृद्धि में होता है। प्राणी की वृद्धि में ऑक्सीजन 21% सांस लेने में होता है। CO2 और आर्गन 1% है। CO2 से बहुत कम मात्रा में है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा जो है उष्मा उसको अवशोषित कर लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए पृथ्वी गर्म रहता है। पौधे की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है CO2। वायुमंडल के घनत्व में अंतर होता है कब, जब ऊंचाई के साथ चढ़ते हैं तब। समतल पर सबसे अधिक घनत्व होता है। जैसे ऊपर जाने पर वायु घटती है तो घनत्व कमेगा, ऊपर जाएगा घनत्व कमता जाता है। सबसे घनत्व वायुमंडल के नीचे और सबसे कम ऊपर। पहाड़ों पर पर्वतारोही हवा के घनत्व में कमी होता है, जिसके कारण सांस लेने के लिए ऊंचाई पर जाते हैं तो O2 वाला ऑक्सीजन वाला सिलेंडर भर के ले जाता है ताकि सांस ले सके। जैसे ऊपर जाएंगे तो घनत्व घटता है और ताप भी घटता है। घनत्व घटेगा तो ताप घटबे करेगा। ऊपर पहाड़ पर ठंडा इसी चलते लगता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर दाब लगाता है। वो दाब अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकता है दाब। कुछ क्षेत्र में तो दाब कम हो जाता है। वायु है उच्च दाब से हाई प्रेशर लो प्रेशर चलती है। उच्च दाब से निम्न दाब की चलती है। पवन जो का पवन गतिशील हवा का पवन कहते हैं। गतिशील हवा को पवन कहते हैं। छठा क्लास की एनसीईआरटी है जीवमंडल 5वां चैप्टर में आता है। जीवमंडल जो है ना स्थल जल हवा के कॉमन भाग कहते हैं, जो सीमित भाग है। इसी को हम लोग जीवमंडल बोलते हैं। जीवमंडल इसलिए कि यहाँ जीव रहता है। जीव रहेगा तो स्थल मिल जाएगा, जीव रहेगा तो जल मिल जाएगा, जीव रहेगा तो हवा मिल जाएगा, इसलिए जीव यहाँ है। जीवमंडल में स्थल मंडल, जल मंडल, हवा मंडल तीनों को मिला दिया जाए, इसका ही सीमित भाग होता है जीवमंडल। ये तीनों परिमंडल जयमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में क्रिया करते हैं। हवा रहेगा तो जल रहेगा, और जल रहेगा तो स्थल रहेगा, स्थल रहेगा तो हवा, स्थल रहेगा जल बनेगा। इसलिए तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है ना। एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करता है, आपस में अंतःक्रिया प्रभावित भी करता है।
जैसे लकड़ी और खेती करने के लिए, खेती और लकड़ी और खेती के लिए वन को काटते हैं, तो लकड़ी और खेती होगा तो ज़मीन बढ़ेगा, तो वन काटते हैं। और इसलिए वन कटेगा तो इसलिए ढालू भाग पर वन कट जाएगा, तो मिट्टी का कटाव, बरसात आएगा तो मिट्टी का कटाव तेज होगा। प्राकृतिक आपदाएं हो सकता है, आपस में अंतःक्रिया करेगा तो प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है। जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है, भूकंप होता है तो पृथ्वी की सतह में कुछ चेंज हो जाता है, ये प्राकृतिक आपदा है भूकंप। दूसरा है हाल ही में सुनामी के कारण भी हुआ, भूकंप के देखिए, दूसरा सुनामी देखते हैं। सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग डूब गया था 2004 के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल खाड़ी में पड़ता है, इसका कुछ भाग डूब गया था सुनामी के कारण। ये सब प्राकृतिक आपदा के कारण हो रहा है। तीसरा झील में नदी में दूषित पदार्थ को प्रभावित कर रहे हैं, इसके कारण जल खराब हो रहा है और जल प्रदूषित हो रहा है, जो मानव के लिए लायक नहीं, मानव के लिए वो लायक जल नहीं बन रहा है, मानव के लिए दूषित हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है। और दूसरे जो जीव है उसको भी नुकसान होता है। उद्योग और तापीय विद्युत संयंत्र में, उद्योग में, तापीय विद्युत संयंत्र में गाड़ी को उत्सर्जित पदार्थ रहता है तीनों, ये भी तीनों क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है, जो सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। CO2 जो भूमंडलीय ताप होता है, भूमंडलीय तापन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, ताप ज़्यादा बढ़ेगा, ताप ज़्यादा हो जाएगा, दोनों समानुपाती है, इसी को भूमंडलीय तापन कहते हैं। CO2 की वृद्धि अधिक होगा तो तापमान बढ़ेगा तो इसी को भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमंडल, जो असल मंडल है, भूमंडल, वायुमंडल, जल के बीच अंतःक्रिया होता है, एक दूसरे से प्रभावित करता है, इसलिए तीनों के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तीनों के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए पृथ्वी के संसाधन के सीमित यूज करना होगा, पृथ्वी के जितना संसाधन है उसको सीमित यूज करना है, तब जाकर तीनों का भूमंडल, वायुमंडल, जल के बीच प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। तो जीवमंडल, असल मंडल, जल मंडल, हवा का सीमित भाग है, यही असल भूमंडल कहते हैं। ये तीनों का परिमंडल जो है आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। लकड़ी खेती के लिए वन काटते हैं तो ढालू भूभाग पर मिट्टी का कटाव तेज होता है, तो प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है तीनों के प्रभाव से। भूकंप आएगा तो पृथ्वी के कुछ भाग में चेंज होता है। हाँ, सुनामी कारण भी देखा जाए है नहीं, प्राकृतिक आपदा है, जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में कुछ भाग डूब गया था सुनामी कारण, जो बंगाल खाड़ी में पड़ता है, 2004 में डूब गया था। और झील नदी में दूषित जल प्रवाहित करेंगे तो जाहिर से जो जल होगा दूषित नदी झील में मानव के लिए लायक नहीं होगा, दूसरे जीव को भी नुकसान करेगा। उद्योग और तापीय विद्युत संयंत्र, गाड़ी का उत्सर्जित पदार्थ, इससे भी खराब पदार्थ निकलता है जो वायु को प्रदूषित करता है, मानव के लिए सांस लेने में दिक्कत होगा। CO2 ज़्यादा वृद्धि होगा, ताप वृद्धि होगा तो भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन में CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, इसलिए भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं भूमंडलीय, वायुमंडल, जलमंडल तीनों के बीच में संतुलन, वो भी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना है। इसके लिए पृथ्वी के संसाधन को सीमित यूज करना होगा, तब जाकर तीनों में प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। जीवमंडल अर्थात जल, हवा का सीमित भाग होता है। जीवमंडल में जीवन मौजूद होता है, यहाँ जीवन मौजूद है ना, ये जीवन मौजूद होता है, इसलिए जीवन के अधिक प्रजाति यहीं मिलता है जीवमंडल में। जैसे सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया जितना है सब यहाँ से लेकर के बड़े बड़े स्तर के आकार के मिलता है सब जीवमंडल में। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़ा है। मनुष्य रहे या कोई भी प्राणी रहे, जीवित रहने के लिए सभी जीव एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर जब डिपेंड है और जीवमंडल से भी जुड़ा रहता है सब। और जीवमंडल पर डिपेंड रहता था, जिस
यहाँ जल मिल जाएगा, स्थल मिल जाएगा, हवा मिल जाएगा, स्थल मिल जाएगा। इसलिए सभी जीव एक दूसरे पर डिपेंड है और जीवमंडल से जुड़ा है। जीवमंडल के प्राणी को मुख्यतः दो भाग बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत में जीव जंतु आता है, पादप में पेड़ पौधा आता है। हो गया, ये सब देख लिए तुरंत। जीवमंडल जीवन मौजूद होते हैं। यहाँ पर जीव का अधिक प्रजाति मिलता है। सूक्ष्म जीव से बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्थानीय का आकार मिलता है। यहाँ जीवमंडल में मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे से जुड़ा है और जीवमंडल से भी जुड़ा है। जीवमंडल के प्राणी जितना है, सब प्राणी जो दो भाग बढ़ गए प्राणी, जंतु जगत प्राणी और पादप जगत प्राणी। बाकी तो देख लीजिए सब तीनों परमंडल आपस जुड़े रहते हैं। सब देख लिए तो सब हो गया है। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन देख लीजिएगा। 4 गो प्रमुख परिमंडल है ना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, एगो भूमंडल होता है ना। भूमंडलीय तापन ये भी हो गया। देख लीजिए कौन कौन 4 गो प्रमुख परिमंडल है। पृथ्वी का थल मंडल या स्थल मंडल जो है, जो भाग है ठोस चट्टानों से बनल है ना, क्योंकि पृथ्वी पहला भाग यही है। थल मंडल या स्थल मंडल ठोस चट्टान से बनल है। यूरोप एशिया के दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो संयुक्त मिल जाता है, इसको कहते हैं यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया में यूरोप एशिया दोनों आता है। जीवमंडल हवा मंडल, स्थल मंडल, पानी मंडल, जल मंडल, तीनों है और एगो जीवमंडल आ जाएगा। यही परिमंडल तीनों होगा। तब एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया के दोनों के संयुक्त भाग को है ना यूरेशिया का। यूरेशिया यूरोप एशिया दोनों आता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत पृथ्वी पर कहेगा तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार हम देखते हैं पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन देख लिए है ना, स्थल, जल, वायु और जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम, तो महाद्वीप देख लीजिएगा। टोटल 7 महाद्वीप है। 2 महाद्वीप के नाम लिखना है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में दोनों आपको जानते हैं कौन है। एगो ऑस्ट्रेलिया हो गया, एगो दक्षिणी अमेरिका हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका हो गया। पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में जाना है। ये तो मान लीजिए पूरी तरह से ना है, लेकिन इसका अफ्रीका का अधिकतर भाग उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका का अधिकतर भाग उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए ना विश्व रेखा है ना, यहाँ इसको उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग, यह भी दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का प्रमुख महाद्वीप का नाम हो गया। 2 महाद्वीप का नाम लिखे जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो एक ऑस्ट्रेलिया है पूरी तरह से, दूसरा बोलना का तो दक्षिणी अमेरिका बोलिए, फिर वो पूरी तरह से नहीं है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण गोलार्ध में। वायुमंडल के विभिन्न परत का नाम बताना है। तो वायुमंडल के विभिन्न परत देख लीजिएगा। क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल था। पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है 29% और 71% पानी है, 29% जल है, इसे चलते नीला ग्रह कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहते हैं कि जितना अधिकतर स्थलीय वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, है ना। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं।
उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में असल का अधिकतर भाग उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। जीव प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों है कि जीव मंडल में तीनों आ जाता है। जीवित रहने के लिए प्राणी के लिए जीव मंडल क्यों जरूरी है देख लीजिएगा, क्योंकि जीव मंडल में तीनों आ जाता है, जल स्थल वायु तीनों आ जाता है, इसलिए जीव मंडल में तीनों आ जाने के कारण जीवों को हवा भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, स्थल मिल जाता है, और सब एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है जीव, और जीव मंडल से अंतःक्रिया करता है जीव, इसलिए जीव प्राणियों के लिए जीव मंडल जरूरी है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया यूरोप का भी देखिए यूराल पर्वत है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है तो पनामा स्थल जन से, जल संधि नहीं स्थल जन से, पनामा नहीं लिखा, स्थल जल संधि मार दीजिए। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जुड़ा है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्यादा है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का तो थल मंडल या स्थल मंडल का है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में 1122 मीटर है अंदर। खाली जगह महासागर का नाम देश का नाम पर पड़ा, हिंद महासागर का नाम देश के नाम पर पड़ा। स्थल जल हवा को सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है वो कौन है। जीवमंडल जीवन के सबसे अच्छा भाग है। यूरोप एशिया महाद्वीप को एक साथ दोनों को एक साथ कर दिया जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो एंडीज नहीं मरेगा, एंडीज तो आपको लंबी श्रृंखला वाला है, पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला नेपाल में है, उसका नाम है 8848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट नाम है। क्वेश्चन है जल स्थल हवा एक साथ कहाँ मिलती है तो जीवमंडल में मिलता है। जीवमंडल में देखिए अभी जीवमंडल में मिलता है जल स्थल हवा, यही जीवमंडल जीवित रहने के लिए सभी जीव यही मिलता है। हो गया वही है और का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना है तो सी मतलब कि स्थल मंडल या थल मंडल ठोस चट्टान का बना है। पृथ्वी का स्थल भाग ठोस चट्टान का बना होता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल या स्थल मंडल भी कहते हैं। याद कर लीजिए, ठोस भाग रहेगा, ठोस भाग को भूमंडल कहिए या स्थल मंडल कहते हैं। यह भूप्रपट्टी के चट्टानों और मिट्टी का बना होता है। भूप्रपट्टी के जो चट्टान है मिट्टी इसी से बनल है। ठोस यानी कि भूमंडल स्थल मंडल, इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाया जाता है। इसमें पीछे पड़ चुके हैं। भूमंडल देख लिए न, पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है इसलिए जलमंडल कहते हैं। 1 2 3 और एक और है भूमंडल, वही होगा पृथ्वी का ठोस भाग है, वही भूमंडल के यहाँ है। भूमंडल के यहाँ फिर भाग दिल है। भूमंडल भूप्रपट्टी की चट्टान मिट्टी की पतली परत होता है। इसी में या भूमंडल को या इसी में जीवित हेतु पोषक तत्व पाया जाता है। चलिए हो गया। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का है तो स्थल मंडल या भूमंडल। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि बड़े स्थलीय भूभाग जो रहता है, बड़े स्थलीय भूभाग, उस भूभाग को महाद्वीप के नाम जानते हैं। तो हाँ, महाद्वीप हो गया। बड़ा असल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। बड़ा स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। जो 7 है जल राशि विस्तृत जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग भी है, यानी कि सही है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जानते हैं, यह भी सही है। समुद्र जल का तल सभी जगह असमान है, असमान नहीं समान है। असल की ऊंचाई को पृथ्वी तल से मापते हैं, गलत है। असल की ऊंचाई समुद्र तल से मापते हैं,
यानी कौन सही है और 2 3 गलत है। असत कथन का पहचान करना है, तो 2 3 गलत है, यही असत है, बाकी पहल का सही था। ग्रीक भाषा में लिथास का पत्थर होता है, लिथा था पत्थर था। एटमास, मास होगा तो वाष्प, स लगा तो सवाष्प। ह्यूडर मैंने हिलित रहेगा, जल में हिलित रहेगा तो जल। बायो मैंने जीवन, जीवन से संबंधित है ग्रीक भाषा में। वही करा मिलान करना है, यही मिला लीजिए। लिथा था पत्थर, एटमा स वाष्प। ह्यूडर में हिलित रहेगा जल में। बायो में जीवन, यही सही है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई था? 28 से 48 मीटर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी है। विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जो 1122 मीटर है, प्रशांत महासागर में है। माउंट एवरेस्ट जो 2848 मीटर सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इस पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कह रहा है। माउंट एवरेस्ट 1848 मीटर ऊंचा है। इस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति 29 मई 1953 को एडमंड हिलरी हिलते हिलते चढ़ गया, न्यूजीलैंड के थे। और तेंजिंग नोरगे शेरपा इंडिया के थे, 29 मई 1953 को। अब कदम रखने वाला कहा था तो बछेंद्री पाल, 23 मई 1984 को। लेकिन ये नहीं कहा कदम रखने की बात नहीं हो रहा है, चढ़ने वाला था तेंजिंग नोरगे शेरपा मारो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कुछ नहीं लगल, महिला पूछने लगल है तो तेंजिंग नोरगे मारो, 29 मई 1953 को चढ़ी थी। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी भी थे। जापान का जोको ताबे किस वर्ष माउंट एवरेस्ट किस कदम रख लेते? माउंट एवरेस्ट पर कदम जोको ताबे कहेगा ना, जोको ताबे जापान के 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 है। सी 2076 दे रहा है। जापान के जोको ताबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखे। अब भारत के बछेंद्री पाल थे 23 मई को, 16 मई 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल कदम रख लेता एवरेस्ट पर। इसलिए बछेंद्री पाल जापान के जोको ताबे जो था, जोको ताबे किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा? तो 75 को मानना है, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को। बी आंसर होगा, सी गलत यह है। बछेंद्री पाल भारत के पहली महिला थे जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, 84 को बछेंद्री पाल। ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में एशिया है, देख लीजिएगा। भारत में भी तो उत्तरी पूर्व में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप जो पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्व नहीं, पूर्वी गोलार्ध में। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करता है? यूराल पर्वत है। अब एशिया यूरोप के मिली हुई भागत को यूरेशिया कहता है। आर्टिक वृत्त किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? आर्टिक वृत्त है किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? आर्टिक वृत्त गुजरती है यूरोप से, जहां आसपास पर्वत है। आर्टिक वृत्त यूरोप महाद्वीप से गुजरता है। कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? तो कर्क, मकर रेखा तीनों आपको अफ्रीका से गुजरता है, अफ्रीका से गुजरता है तीनों। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का किस स्थल संधि द्वारा जुड़ा रहता है? ऐसे उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों स्थल संधि से जुड़ा है, लेकिन स्थलों में पनामा स्थल से जुड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अमेजन किस महाद्वीप में पड़ती है? तो अमेजन आपको एंडीज पर्वतमाला, अमेजन सब पड़ेगा आपको दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला भी सबसे लंबी है विश्व का,
अमेजन से विश्व का सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका में है। देखिए विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। भारत में शोध संस्थान मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में है? तो सबसे श्वेत महाद्वीप में है। श्वेत मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका। कथने पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, कारण पृथ्वी का 71% भाग जल है, इसलिए तो हाँ, पृथ्वी का 71% भाग जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि आर से ए का कारण है। ये तथा दोनों सही है, दोनों सही बात है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, गलत है। आर से ए का व्याख्या करता है, ये सत्य है परंतु आर गलत है। ये और आर कारण आर दोनों असत्य है, गलत। ये और आर दोनों सही है। आर से ए की सही व्याख्या करता डी आंसर होगा, डी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? पृथ्वी पर जल 71% है। 71 का 97, 97.5 यानी 97 से अधिक या 97 या 97 मात्रा है महासागर में जल है। महासागरों को उनके आकार के आधार पर बड़े छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महासागर कितने प्रकार के हैं? तो बड़ा से छोटा की ओर तक लगाना है। पहले प्रशांत महासागर है। महासागर जो है 5 प्रकार का होता है, बड़ा छोटा क्रम से। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर हो गया। प्रशांत तब हो जाएगा अटलांटिक, इस आकार जैसा है। प्रशांत ऐसे गोल है, प्रशांत गोल है। हिंद, अटलांटिक इस आकार, अटलांटिक के बाद आ जाएगा हिंद हो जाएगा, हिंद हो गया, जो त्रिभुजाकार है, हिंद महासागर जो भारत के नाम पर पड़ा है। हिंद के बाद आ जाएगा दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका महादेश या महाद्वीप को घेर ले है। फिर आर्कटिक महासागर जो पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी ध्रुव को घेर ले है। वही यहाँ सजैले है, सजैले यहाँ पर। मैरीना गर्त किस महासागर में स्थित है? मैरीना गर्त जो है प्रशांत महासागर में है, जो 1122 मीटर गहरा है। ये कथन कर रहा है अटलांटिक महासागर के तट पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श है। तो हाँ सही बात है, क्योंकि यहाँ पर तंद्रुप है, अनियमित आकार है अटलांटिक, इसलिए आर का अटलांटिक महासागर के तट रेखा अनियमित है, तंदुरुस्त। हाँ अनियमित है, तंदुरुस्त है, इसी चलते अटलांटिक महासागर का जो तट है पोताश्रय बंदरगाह के लिए, पतन के लिए आदर्श है। यानी कि ये आर दोनों सही है, आर से ए का सही व्याख्या करता है। अटलांटिक महासागर जो देख रहे हैं ना, इसकी तटरेखा अधिक तंद्रित है और अनियमित तटरेखा है, इसलिए प्राकृतिक पोताश्रय पतन बंदरगाह के लिए आदर्श है, तंद्रित होने का। अटलांटिक महासागर को आकार अंग्रेजी की भाषा के एस अक्षर जैसा। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, उत्तरी ध्रुव वृत्त में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर तो कौन सा महासागर? अंटार्कटिका महासागर है। आर्कटिक महासागर जी, अंटार्कटिका देश है। आर्क लग जाएगा, लॉ लग जाए तो देश है। आर्कटिक महासागर है। वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। देख लीजिए, जो 5 परत से गुजरता है वायुमंडल के परत। वायुमंडल के विभिन्न परतों को ऊपर से नीचे के क्रम में, ऊपर से नीचे, यानी कि सबसे ऊपर होगा बहिर्मंडल है 5 होगा, 5। फिर ऊपर नीचे आ जाएगा आपको बहिर्मंडल के नीचे ये आयन मंडल 5 पर से 4 ये मिलेगा। आयन मंडल के नीचे ये मध्य मंडल 1 ये होगा। फिर समता मंडल, फिर क्षोभ मंडल 3। बहिर्मंडल में कितने गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? किन गैस का प्रतिशत अधिक है? तो नाइट्रोजन 78 है।
दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया जाता है 99% है। ये और कथनार्क में पर्वत पहाड़ों पर पर्वतारोही जो होता है वो अपने सांस लेने में कठिनाई होता है, तो हाँ होता है, कारण पहाड़ों पर हवा का घनत्व भिन्न होता है, इसलिए सही बात है। हवा का घनत्व भिन्न होता है, भिन्नों में हवा का घनत्व कम होता है, इसलिए ये आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर तापमान घटता है, तो हाँ वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाएगा तो तापमान घटता है और ऊपर जाते जाते ठंडा होता है। एक सीमित क्षेत्र पर घटता है तापमान। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है, सही बात है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल किन बीच का एक सीमित भाग है? वायुमंडल जीवमंडल किसके है? हवा, असल, जल तीनों के बीच में आता होगा, यानी सभी है। किस गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगा, CO2 बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। इसी को भूमंडल तापमान कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। जीवन पनपता है कहाँ? तो जीवमंडल में जीवन पनप जाता है, क्योंकि यहाँ तीनों मिल जाता, भोजन, पानी, हवा सब मिल जाता है। स्थल मंडल से भोजन, जल मंडल से पानी, हवा मंडल से ऑक्सीजन, इससे जीव पनप गया। स्थल, जल, वायु मंडल से मिलती है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला भारतीय जो थे आपको राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में चल थे ना, पहला भारतीय। इसको पढ़िए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। इनका जन्म 13 फरवरी 1949 को पटियाला में हुआ था। राकेश शर्मा देखिए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। जन्म 13 फरवरी 1949 को होता है। 1949 को पटियाला में होता है। 13 फरवरी 1949 को पटियाला में विंग कमांडर के पद पर रह चुके। विंग कमांडर वायुसेना में होता है, इनके पद पर रह चुके हैं विंग कमांडर, इसलिए उड़ गए अंतरिक्ष में। अशोक चक्र मिला था, इसलिए इनको अशोक चक्र मिला है। अंतरिक्ष जाने वाला पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, है ना। 13 फरवरी 1949 को पटियाला में इनका जन्म हुआ था। भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर रह चुके हैं, इसलिए भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र मिला है। जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको? तो जल डमरू मध्य या जल संधि क्या है? 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। जल डमरू मध्य जोड़ता है, 2 बड़े जल भाग रहता है उसको जोड़ता है, 2 बड़े जल भाग को जोड़ता है। पानी का संकरा भाग होता है, जो 2 बड़ी राशि जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डमरू मध्य कहते हैं। पीछे पढ़ लीजिए। समता मंडल क्या है? समता मंडल होता है, जल मंडल में नहीं होता, असल मंडल नहीं होता, जीव मंडल में नहीं होता। समता मंडल वायुमंडल में होता है। समता मंडल वायु में होता है। वायुमंडल विभिन्न परतें होता है जो अलग अलग पाई जाती है, देख लीजिएगा। अगला चैप्टर हो गया पृथ्वी के प्रमुख स्थल। अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में देते हैं, माने बिल ऑफ राइट। राइट माने अधिकार, ऑफ माने बिल माने क्या होता, राइट माने क्या होता, माने राइट। अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट माने अधिकार होता है, और बिल माने घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र हमें संविधान के महत्व का पता चल गया। क्या पता चल गया? कि नागरिकों के संविधान का जितना महत्व है ना, क्या है सुनिए। इस संविधान में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? अधिकारों का घोषणा पत्र, कौन व्यक्ति के कितना अधिकार मिलना चाहिए, कितना मिला है,